बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है। 3 तारीख को सेनेट इलेक्शन होंगे, यानी 3 मार्च को अब सेनेट इलेक्शन होंगे और कागजात नामजदगी जमा करवाने, वापस लेने और कागजात नामजदगी के बाद लिस्ट जारी होने के भी शेड्यूल जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बड़ा ऐलान ये किया है कि पार्टी का टिकट उसे दिया जाएगा जो देरीना और नजरियाती कारकुन होगा। सरमायादाराना निज़ाम के तहत आने वाले लोगों को पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। दीगर जमातें भी सेनेट इलेक्शन के लिए काफी तगोदो कर रही हैं और आपस में मेल मुलाकातें भी जारी हैं, रवाबित भी जारी हैं। MQM के एक साबिक रुकन कौमी असम्बली ने इंकशाफ किया कि 2018 में किस तरह वोट बिके, कहां पर लेन देन हुआ, ये बातें भी काफी मौजूए बहस हैं। तो मौजूदा दौर में क्या यही तरीका कार अपनाया जा रहा है या फिर इस इशू के बढ़ने के बाद कुछ हिफाजती इकदामात लोग अपनाना शुरू हो गए? इसी बारे में राना साहब से बात करेंगे। राना साहब, क्या हुकूमत मौजूदा सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोक पाएगी? तो नहीं रोक पाएगी या सर, बिल्कुल नहीं रोक पाएगी। ले मैं आपको इंकशाफ कर दूं, पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद या हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। KPK, बलूचिस्तान और सिंध में तहरीक इंसाफ को शदीद ख़तरा। मैं तीनों सूबों को आपको बता रहा हूँ। मेरे पास एक मुसद्दक़ का इत्तला है कि अगर खुफिया बेल्टिंग के ज़रिए इलेक्शन होता है तो 11 अरकान, मैं कह रहा हूँ 11 अरकान KPK से, 6 अरकान इत्तेहादियों के बलूचिस्तान से और सिंध के अंदर जहाँ तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं उनके भी कुछ लोगों से रवाबत मौजूद हैं, रवाबत हो चुके हैं, बहुत से मामला फाइनल हो चुके हैं। और इस बात का वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इल्म है, इसलिए वो इस चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जाए। उसके लिए उन्होंने काफ़ी हद तक काम कर भी लिया है। लेकिन मुतहर्रक तरीन जो लोग हैं, ये जो आज आपने देखा ना कि बड़े वसूख से कहा जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। हमने तो काफ़ी देर पहले डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी नाम दे दिया था कि PDM के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार कौन होंगे, सेनेट के उम्मीदवार कौन होंगे। TV चैनल्स ने तो आज चलाया। तो ये इसीलिए नहीं हो रहा। ये वोट की तब्दीली, उसके बाद कहाँ से इलेक्शन लड़ना है, फिर वो इलेक्शन किस तरह जीतना है, उसके लिए प्लानिंग हो चुकी है। ब्रीफ केस जो है वो सूबों में किन किन के पास जाने हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि दुबई में किस तरह किसको किस तरीके से पैसे मिलने हैं। अब पैसे तीसरे हाथ मिलने हैं और पेमेंट जो है वो मिल जानी है, लेकिन मुतलका शख्स के पास कब पहुंचनी है इसके लिए भी टाइम फ्रेम जो है वो तय हो चुका है। अब इंतज़ार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का है। लेकिन मैंने आपको तीनों सूबे बता दिए हैं कि इन 3 सूबों के अंदर बड़ा खौफनाक खेल खेला जाएगा, बड़ा खौफनाक। वीडियो सामने आने के बावजूद भी, सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये अमल जारी है यासर। और ये इस पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पर ऐसे अरकान असम्बली जो साबका द्वार में बिके, जो मौजूदा द्वार में बिकेंगे, जिनको हम अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, जो असम्बलियों में जाते हैं, जिनके ज़रिए कानून साजी होनी होती है, जिनके ज़रिए इलाकों के काम होने होते हैं, जिनके ज़रिए हम अपनी तकदीरों के फ़ैसले करवाते हैं, जिनके ज़रिए असम्बली के अंदर बहुत से आइन कवानीन मंजूर किए जाते हैं, जिनको हम समझते हैं कि हमारा सब कुछ यही है, जिनकी काल पर लोग बाहर निकलते हैं, जब वो पैसे लेंगे, वो अपना ईमान बेचेंगे, वो अपना ज़मीर बेचेंगे, अपना वोट बेचेंगे। वोट बेचना क्या है? ज़मीर बेचना ना, अपना ईमान बेचना है ना, ये सारा कुछ है। तो ये हो रहा है। मैंने 3 सूबों को आपको बता दिया है, 2 सूबों में मैंने तादाद भी आपको बता दी है। इलेक्शन अगर खुफिया बेल्टिंग के जरिए हुए तो आप इलेक्शन डे पे हम यासर इसी तरह बैठे होंगे और ये तादाद आपको देख के नजर आ जाएगा कि क्या हुआ है। राना साहब, वीडियो स्कैंडल का क्या बनेगा? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अगर मुझे पहले से इस वीडियो का मालूम होता तो पहले से एक्शन ले लेता। 2018 की एक फुटेज भी उनकी चल रही है जिसमें उनका यह कहना है कि बावसूख ज़राए के बाद जब यह तस्दीक हो गई कि इन्होंने पैसे लिए हैं तो तब जाके कार्रवाई की और हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें ये नोट गिन रहे हैं। अब 2018 का एक बयान और 2021 का बयान, हकाइक क्या है इसमें? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक इन्हें पहले इल्म था, बिल्कुल इल्म था। उसी बुनियाद पर तो उन 20 लोगों को निकाला गया था ना। तो अभी क्या ख्वाब आ गई थी? फिर वजीर कानून का क्या पहले से इल्म नहीं था इन्हें? बिल्कुल इल्म था। देखें, कुछ लोगों ने अगर उस वक्त यकीन दहानी करा दी हो, मैं नहीं कह सकता। यही तो एक सवाल है कि क्या
इतने बड़े सरकारी हाउस के अंदर लेन देन, वीडियो बनना, इसके पीछे कोई तो ताकतवर शख्सियात है ना, कोई तो ऐसी शख्सियात थी कि जिनको अभी तक हाथ नहीं डाला गया। मैं आगे जाके वो भी बता दूंगा कि कब क्या होने जा रहा है, बता दूंगा बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे कि कब क्या होने जा रहा है। यासर ये इंक्वायरी कमीशन बन गया, इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार होगी। अब आपको ये भी बताता चलूँ, इस दफ़ा इस इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़े बुर्ज उल्टेंगे। वज़ीर आज़म बहुत सख्त फैसले कर चुके और इस फैसलों से नुकसान गौन की जमात को होगा, उनको अपनी हुकूमत को हो सकता है नुकसान, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं कि अब नुकसान होता है जो भी होता है, सेनेट इलेक्शन के बाद मैं ये कर दूँ। ये इंक्वायरी जो है ना कमेटी, आप क्या समझते हैं सेनेट से पहले आ जाएगी, सेनेट इलेक्शन से पहले आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा सेनेट इलेक्शन से पहले, इसी तरह चलता रहेगा। सेनेट इलेक्शन के बाद बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, आपको तवक्को नहीं है, अवाम को तवक्को नहीं है जो चीज़ें सामने आएंगी। तो फिर इसे इंक्वायरी कमेटी ना समझे, सियासी कमेटी समझे? इसे अभी तो सियासी कमेटी समझे जी, अभी इसे सियासी कमेटी समझे, अभी हो नहीं सकता फौरी तौर पे। देखें कोई भी हुकूमत, शायद इससे पहले जो हुकूमतें थीं, आप देखें ये कारोबार कब से चल रहा है, ये पिछली दफ़ा तो नहीं चला, इससे पहले भी चला, उससे पहले भी चला, उससे पहले भी चला। क्यों नहीं किसी ने इसे बेनकाब किया? एक क्रेडिट तो दें आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि उन्होंने इन्हें बेनकाब तो किया ना, अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो की ना। उन 14 या 12 सेनेटर्स के खिलाफ आज तक कार्रवाई हो सकी है? आपके सामने है, हमारे ही प्रोग्राम में इंकशाफ हुआ। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी लोगों ने कहा जी हमने वोट बेचे, हमारे लोगों ने वोट बेचे, वोट बिकते थे, उन लोगों को सीट मिलती थी जिनका जमात से दूर दूर तक तलक नहीं होता था, वो फंडिंग देते थे या चंदा देते थे या वैसे हिदमत करते थे, जो भी होता था। तो अब तो ये ज़रा नाम सामने आने शुरू हुए हैं, ज़रा नाम सामने आने दें और इसी दौरान में आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे कौन सा ऐसा शख्स खड़ा है जो मालदार है, जिसकी पार्टी के लिए हिदमात नहीं है, पार्टी के कायदीन के लिए हिदमात है। तो ये आपको चीज़ें नजर आती हैं। बुखारी साहब ने भी नैब से अपील की है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान का नोटिस लें कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, बड़ा हसास इशू है, ये जहनीत है इस वक्त हमारी। देखें इसमें तो मुझे बताएं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही है हॉर्स ट्रेडिंग, बिक रहे हैं। आज एमकेएम के रुकने क्या क्या कराची में क्या क्या कि कहाँ पे बैग दिए गए, कहाँ पे पैसे दिए गए, कौन पैसे लेता था, खुद उन्होंने कहा कि एमकेएम का एक शख्स बिका। क्या एमकेएम से ये तवक्को की जा सकती थी? मुकम्मल कभी सोच भी नहीं सकते थे। मैंने आपको बता दिया किन किन सूबों में काम हो रहा है। अरे जितने वोट मैंने आपसे कहा है, इससे 2 या 3 कम या ज्यादा तो शायद हो सकते हो, ज्यादा हो जाए शायद, लेकिन आप देख लीजिएगा 3 मार्च आ रहा है, 3 मार्च के बाद रात को प्रोग्राम करेंगे, आपके सामने होगा सर। राना साहब बात कर लेते हैं पीडीएम की। पीडीएम ने अभी तक तो स्ट्रेटजी जो तय की है वो तो सेनेट इंतखाबात तक के लिए है, उसके बाद स्ट्रेटजी जो है वो मजीद भी तय की जानी है। तो आपको क्या लगता है कि सेनेट इंतखाबात के बाद स्ट्रेटजी में कुछ तब्दीली आएगी? देखें जी, मेरे पास जो इतला है ना, मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने गोल अचीव कर रही है, वो बिल्कुल पहुंच रही है करीब तरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि उन्होंने क्या करना है, उनकी तरफ से किस जगह क्या ऑफर्स जा रही हैं। पीपल्स पार्टी ने एक प्लानिंग के तहत पीडीएम को लॉन्ग मार्च की तरफ और अदम एतमाद की तरफ लेके गए हैं। अदम एतमाद होता या नहीं होता, मैं आपको एक बड़ी कन्फर्म इतला दे दूं, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातें किसी सूरत में भी हुकूमत का खात्मा नहीं चाहती। यस सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि उनका यह कहना है कि यह हुकूमत इसी तरह चलती रहे, अवाम के अंदर इनकी मज़ीद बदनामी हो। जब इनके 5 साल, देखिए 5 साल नहीं होते, ये होते हैं 4 साल ही। आखिरी साल जो होता है ना, उसको तो आप ज़हन में रखें ना, आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है और आखिरी साल में और चीज़ें मामला तय होते हैं। आखिरी साल में अगर आप कहें कि काम करके चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहती कि फौरी हुकूमत में आए, मुस्लिम लीग नून भी नहीं चाहती। मौलाना साहब को ज़रूर जल्दी है, लेकिन मौलाना साहब की उसमें वैल्यू नहीं है, इसलिए मामला किसी और जगह कुछ और किसी और तरीके से चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो हर सूरत में चाहती है कि ये इसी तरह रेंगते रहे, रेंगते आहिस्ता 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 सफ़र मुकम्मल हो जाए। जब सफ़र मुकम्मल हो जाए तो हम पीडीएम को अलविदा कह दें। देखिए पीपल्स पार्टी सिंध में बैठी है, पीपल्स पार्टी ने प्लानिंग के तहत ये कहा है कि अदम एतमाद, अब अदम एतमाद की तहरीक जो है सेनेट के इलेक्शन के बाद क्या आ सकती है, आप मुझे बताएं। सेनेट इलेक्शन का अगर रिजल्ट पीटीआई के हक में आ जाता है तो क्या अदम एतमाद आएगी? फिर आप किस तरफ जाएंगे? आप सेनेट इलेक्शन से
23 दिन बाद मार्च की डेट है, सेनेट इलेक्शन है कितने दिन बाद? 23 दिन बाद। तो इतनी लंबी कभी डेटें दी जाती हैं? उससे पहले देखें 2 ज़िमनी इलेक्शन है पंजाब में, वो पीडीएम के लिए वही बड़ी है। जो 2 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। उन 2 ज़िमनी इलेक्शन में बिल्कुल क्लियर और साफ ये बात है, एक इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून वाज़े जीत जाएगी सियालकोट डस्के से, दूसरी जो नशिस्त है उस पर ज़रा कंपटीशन होगा, वो भी मुस्लिम लीग नून की। बड़ी क्लियर सी चीज़ है, इसमें कोई दूसरी चीज़ें नहीं, कोई दूसरा इरादा नहीं है। पीडीएम एक काम ज़रूर करना चाह रही थी, पीडीएम के जहन में था, जिस तरह कल इस्लामाबाद वाला एहतजाज था उसमें कुछ सियासी, आज तो बयान आता आगे ना, यासर हमने तो रात को प्रोग्राम में कहा आज तमाम सियासी हुकूमती कहा उसमें कोई ना कोई सियासी लोग शामिल थे। पीडीएम चाहती थी कि जनाब ये जो 17 को पीडीएम को बड़ा यकीन था कि तहरीक लब्बैक एक रैली निकालेगी और बड़ा कुछ होगा और उसमें ये अपना हिस्सा डालेंगे, लेकिन हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज ऐलान कर दिया। उसके बाद तहरीक लब्बैक के लोगों ने भी बड़ा अच्छा ऐलान किया और ये मामला ख़त्म हो गया। और हुकूमत इसमें वाकई चाहती है कि ईरान के फ्रांस के सफ़ीर के हवाले से पार्लियामेंट में जाएगी और पार्लियामेंट में पता चल जाएगा कौन, हाँ जी, उसमें पार्लियामेंट में पता चल जाएगा कौन सी जमात जो है वो इस पर हक में है, कोई मुखालफत में है, तो ये सारी कौम को पता चल जाएगा। एक तो उम्मीद टूट गई इसकी। क्या कोई नया एग्रीमेंट हुआ है या पुराने एग्रीमेंट के हवाले से कुछ वक्त लिया? नहीं, नया एग्रीमेंट है, पुराने एग्रीमेंट के हवाले से वक्त लिया गया, लेकिन यकीन दहानी उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद करें, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कह दिया, तो इसके बाद कोई चीज़ रह नहीं जाती। उनकी तरफ से प्रेस रिलीज भी जारी हो गई और सारा कुछ हो गया। मेरी खुद उनके ज़िम्मेदारान से बात हुई और ये एक अच्छा साइन है कि उनके मुतालबा, ये पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है, पूरी कौम का मुतालबा है, पूरा होना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म इस पर बड़े एक्टिव हैं, बड़े मुतहरक है और उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और पार्लियामेंट में भी पता चल जाएगा बहुत सी जमातों का कौन इसके हक में। टीएलपी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, यही होना जा रहा था। मैं बिल्कुल आपको मुसद्दका कह रहा हूँ, ये होने जा रहा था। उसमें कारकुन शामिल हो जाने थे। मैं आपको ऐसे पोस्टर दिखा देता हूँ सोशल मीडिया पे जो चल रहे हैं, जो मुत्तहिदा अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से चल रहे थे कि 17 तारीख को ये किया जाए, 17 तारीख को ये किया जाए। भाई पहले क्यों नहीं आप कर रहे थे? पहले क्यों नहीं आप उसमें शामिल होते थे? पहले जब फैजाबाद वाले मामले में आप कहाँ थे? बहुत सी चीज़ें ऐसी हम कह नहीं सकते, बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन टीएलपी ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात, और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मुझे लगता है ये मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि इमरान खान भी इस पर बड़े मुतहरक है, पूरी कौम भी जानती है, और खादम साहब रिजवी साहब के बड़े अच्छे काम है, उनके नमाज जनाजा, उनके चेहलम, ये साबित कर गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो हैं वो बेइंतहा है। इस पाकिस्तान में हर बच्चा चाहने वाला है। तो ये चीज़ें सामने आ गई, इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन मैं आपको एक और खबर दे दूँ, इन्होंने कोशिश की, लेकिन साद रिजवी साहब जो हैं, जो अब अमीर हैं, इन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे इनकार कर दिया, बिल्कुल वाज़े। इन्होंने कह दिया तमाम सियासी जमातों से कि जिसने हमारे साथ शामिल होना है वो तरीके लब्बैक के इस मिशन में शामिल हो जाए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान भी कुर्बान है। अगर कोई सियासी जमात ये कहे कि हम उनके एजेंडे पे चलेंगे, कोई सियासी जमात ये कहे कि हम उसे इस्तेमाल करेंगे, हम उसके इस्तेमाल नहीं होंगे। आपने देखा ना के अंदर तीन मुजाहिरों के साथ अपोजिशन खड़ी होती दिखाई दी है, एक सानेहा मच, फिर इस्लामाबाद में ये मुजाहिरीन का, और तीसरा अब टीएलपी, यानी किसी तरफ से सुनवाई नहीं हो सकी, अपोजिशन नहीं हो सकी जी। देखें, मैंने तो कहा टीएलपी पे नहीं, टीएलपी का अपना उम्मीदवार आपको पता, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ दोनों के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है डस्का में, और बड़ा मजबूत उम्मीदवार है, अच्छे वोट लेगा, आपको नजर आ जाएगा। तो किस तरह हो सकता है? ये इस्तेमाल करने की कोशिश करना था इन्होंने, लेकिन नहीं हुए। मैं फिर कह रहा हूँ टीएलपी नहीं हुई और ना होगी टीएलपी, मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका इतला देता हूँ, इसलिए कि वो उनका खालिस्तन मजहब से तल्लुक है और वो खालिस्तन चाहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। पूरा पाकिस्तान तैयार, हर मुसलमान तैयार है, लेकिन अपोजिशन इसको इस्तेमाल करना चाहती थी। अपोजिशन को 3 महाजों पे नाकामी हो गई है। अब चौथा महाज जो उनका आखिरी महाज होगा, मैं आपको ये भी बता दूं, वो आखिरी महाज क्या होगा? वो आखिरी महाज होगा सेनेट इलेक्शन के बाद किसी जगह शामियाने बजेंगे तो किसी जगह मातम होगा, सियासी मातम। और ये सियासी मातम आप देख लीजिएगा, अब तो टाइम भी बड़ा थोड़ा रह गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपको बड़ी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। हर रोज एक नई सियासी डेवलपमेंट होगी। सर, अभी तक जो नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आए हैं, आप उन पे क्या राय रखते हैं? नहीं, अभी जो नाम सामने, जिन्होंने उम्मीद जाहिर की है, जिन्होंने खुद को विलिंगली तौर पे साबित किया कि हम आना चाहते हैं, दर्जन से ज्यादा नाम। देखिए, इसमें 9 नाम तो वो हैं जो टिपिकल इनके पुराने साथी हैं। देखिए, आप उमर चीमे का नाम ले लें, पहले दिन से इनका साथी है। सैफुल्लाह नियासी पहले दिन से इनके साथी हैं। बहुत से और मैंने ऐसे नाम इसमें देखे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के डाई हार्ड है। अभी कल तक की तारीख है, कल परसों तक की ज़रा नाम सामने आ लेने दें। अब जुल्फी बुखारी क्या कोई नया आदमी है?
पुराना और उस वक्त से इनके साथी हैं इमरान खान साहब के, जब इमरान खान साहब ने सफ़र शुरू किया था। डॉक्टर सानिया नश्तर का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन मैं तो जो पुराने हैं मैं तो उनका नाम लूँगा। अगर इनमें से 25% 30%, मेरा ख्याल मेरी इत्तला के मुताबिक यंग जो है यंगस्टर, उनमें से भी किसी ना किसी को ये टिकट दे रहे हैं, क्योंकि इनके यूथ के लिए बड़ा ज़रूरी इमरान खान साहब समझते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये पहली जमात होगी तहरीक इंसाफ, जहाँ मैंने हम इनकी खामियाँ निकालती है, उसमें एक बता दूँ, ये पहली जमात होगी जिसमें वाकई कारकुनों को सेनेट का टिकट मिलेगा। बाकी सियासी जमातों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। देखें, मुस्लिम लीग नून ने आज साजिद मीर का टिकट अनाउंस कर दिया है। अगर साजिद मीर साहब को मिल गया तो फिर आप ये सोचें कि जो 4-5 नाम उनके चाह रहे थे उनमें से ड्रॉप किसको किया जा रहा है, फिर बड़े अहम तरीन लोगों को ड्रॉप किया जाएगा। और अगर साजिद मीर भी आ गए और मौलाना फजलुर रहमान भी उम्मीदवार बन गए तो फिर मुस्लिम पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा नहीं देगी। नामजदगी का इंतजार करते हैं, कागजात नामजदगी किन के जमा करवाए जाते हैं, फिर आगे का लाहे अमल तरतीब होता भी दिखाई देगा। सियासी जो वलवला है वो कौन से रुख पे बैठता है और जोश ज्यादा देखने में आता है, ये भी देखने को मिलेगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के हवाले से अभी तो तगोदो जारी है। सेनेट इंतखाबात के बाद क्या होगा, हुकूमत की जानिब से और अपोजिशन की जानिब से, क्या गर्मा गर्मी वैसी ही होगी जैसी माजी में थी, पिछले कुछ अरसे में देखने में आई, या फिर उसमें कुछ तब्दीली आने वाली है और सियासी माहौल कुछ ठंडा होने वाला है? हिकमत अमली किस हद तक तब्दील होगी और आने वाले दिनों में ये जो रवाबित चल रहे थे ये मुस्तकबिल में क्या इंदिया पेश करेंगे? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या सेनेट इंतखाबात के बाद कुछ खुशगवार माहौल पैदा होने वाला है या सियासी गर्मी बढ़ने वाली? नहीं, सेनेट इलेक्शन के बाद एक ऐसी सियासी गर्मी बनने वाली है जो हुकूमत के अंदर होगी। सेनेट इलेक्शन को गुजरने दें, हुकूमत के अंदर से एहतसाब के नाम पर काम शुरू होगा। और मुझे जो इतलाएँ मिल रही हैं, जो मेरे ज़राए इस बात की इतलाएँ दे रहे हैं, कोई बड़े चेहरे तब्दील होने वाले, बड़े तगड़े चेहरे तब्दील होने वाले हैं यासर सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद। एक तो कुछ लोग जो हुकूमत को गिराने या उठाने या हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनमें से कुछ चेहरे तब्दील होंगे। पुराने साथी, कुछ भी हो सकता है, अहम ओहदों पर रहे। जी बिल्कुल, हैं भी। कुछ चेहरे तब्दील होने जा रहे हैं। कुछ हो सकता है कोई ऐसा सिस्टम आपको देखने में मिले कि लगे कि अपोजिशन के बगैर ही कोई बड़ा काम होने जा रहा है। राना साहब, एक इशारा और दे दें, पहले सूबे में थे और अब विफाक में। चलें, कुछ भी आप देख लें, आप तो पहली है ना। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल आप देख लीजिएगा, मेरे पास जो है कि सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हुकूमत को एक चीज़ कह दी गई है, बिल्कुल वाज़ेह कह दिया गया है कि आप महंगाई पर कंट्रोल करें। एक टारगेट है, जिसने करप्शन के खिलाफ काम करना है वो करप्शन के खिलाफ वो दायरे काम कर रहे हैं, वो दायरे काम करें, कोई उसमें रायत ना दी जाए। महंगाई को कंट्रोल करें, ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है, इस पर अब हुकूमत को बिल्कुल अपनी तवज्जो देने का कहा गया है। और अगर यासर मैं आपको बता दूं, हुकूमत इस 1 पॉइंट एजेंडे पर अमल ना कर सकी तो बगैर किसी अपोजिशन के हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका चीज़ कह रहा हूं, बगैर किसी अपोजिशन के कुछ किए हुकूमत के अंदर ही हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा पैदा होगा। अगर इन्होंने इस महंगाई को कंट्रोल ना किया, और महंगाई को कंट्रोल ये कर सकते हैं, अब क्या वजूहात हैं, कौन इनको ऐसे करने से रोक रहा है, कहां पे इनको रुकावट पेश आ रही है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देखना होगा। लेकिन वज़ीर आज़म हर बार ये ऐलान करते हैं, बयान भी देते हैं कि डॉलर की कीमत की वजह से इस वक्त महंगाई उरूज पे आई, सबसे ज़्यादा कारोबारी तबके के अलावा ये जो रोज़गार के पेशे से वाबस्ता है वो ज़्यादा मुतासिर हुए, तो उससे तो ये उम्मीद नहीं आती कि आने वाले दिनों में कुछ तब्दीली आने वाली। तो फिर देखें, आप ज़हन में रखिएगा यासर, आम आदमी जो है ना, एक आम आदमी, उसके लिए आप 1 अरब की आपके स्टॉक एक्सचेंज में हुआ, उसके लिए कोई इशू नहीं है। उसको चाहिए सस्ती सब्जी, उसको सस्ता आटा चाहिए, उसको तो मिलता है 1 रुपये 53 पैसे, बिजली महंगी, उसको ये चीज़ें सस्ती चाहिए। जब आप नहीं देंगे तो फिर एक ऐसी मूव बनती है, देखें, जिसका असर आपके अरकान असम्बली पे भी होता है, जिसका असर उन अदारों के अंदर भी होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक। फिर आपसे पूछा जाता है, फिर आप पर प्रेशर आता है, और ये प्रेशर जो है हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ कि इनको फाइनल
फाइनल किसी तरफ से ये कह दिया गया है कि महंगाई को कंट्रोल करें। अब इन्होंने महंगाई को किस तरह कंट्रोल करना है? क्या सब्सिडी देनी है? क्या कोई सख्ती करनी है? क्या किसानों को जो है सहूलतें देनी है? क्या चीनी पर कुछ देना है? क्या आटे पर कुछ देना है? क्या घी पर कुछ करना है? क्या बिजली पर कुछ करना है? राना साहब, क्या आप गैस ये पर कुछ करना है? समझते हैं कि सब्सिडी किसी मसले का हल होती? यानी अवाम से पैसा लिया, अवाम को वापस कर दिया, वो तो हल नहीं है ना। आपने जब मार्केट कंट्रोल नहीं कर सकते तो सब्सिडी देने से वो तो अवाम का ही पैसा आप खर्च कर रहे हैं। देखिए यासर, जब आपके पास अब इसके अलावा हल कोई नहीं है, क्या करेंगे? चलिए मुझे बता दें क्या करेंगे, इसके अलावा कोई हल बता दें मुझे। आम आदमी जो है, आम लोग जो हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो बेचारे दूसरे लोग हैं मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें तो कटी हैं, कम हुई हैं। सरकारी मुलाजमान को तनख्वाहों में इजाफा तो नहीं हुआ। अब इजाफा अगर हुआ है तो महंगाई की रेशो देख लेना क्या है, इस पर आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं कुछ इशारे दे रहा हूं कि ये इन्हें कह दिया गया है कि बस जो काम करने वाला उसको करे। सियासत ताबी होती है भाई। इनके अपने अरकान असम्बली जो है इजलासों में कह रहे हैं जनाब महंगाई, लोग हमें वोट नहीं देंगे। आम आदमी जब चीखता पुकारता बाहर निकलेगा तो अपोजिशन की तहरीक जो है खुद बहुत बन जाएगी। गर्मियां आ रही हैं भाई, गर्मियों में लोड शेडिंग हुई तो आपको पता गली गली मोहल्ले मोहल्ले एहतजाज होना है। उसके लिए क्या इन्होंने हल किया? जिसके घर 50,000 का बिल जाएगा, जो 15,000 जाता था, तो वो कहां से देगा? खुदकुशियां करेगा, चोरियां करेगा। तो ये यासर आने वाले जो मैं आपको बता रहा हूं कि सेनेट का इलेक्शन के बाद कोई अच्छा वक्त नहीं है हुकूमत के लिए। चेहरे तब्दील होंगे, जब चेहरे तब्दील होंगे तो बहुत से लोग जो है वो अपनों के खिलाफ हो जाएंगे। इत्तेहादी साथ रहेंगे या कोई इत्तेहादी भी अलग? इत्तेहादी अलहदा नहीं होंगे जी। अब इनके अंदर से ही कुछ एहतसाब होगा और खान साहब फैसला कर चुके हैं। खान साहब ने, आपको पता है, ये 20 अराकीन को पैसे देने का मामला आप समझते हैं ख़त्म हो जाएगा? इस पर खामोशी रहेगी? ये वीडियो सामने आ गई है, अब किस तरह खामोशी रहेगी? कौन 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 इस पर मुलव्वस है? सब चीज़ें बाहर नहीं आएंगी। तो जब सब चीज़ें बाहर आएंगी और आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, और अगर इस पर किसी ने सोमोटो ले लिया और अगर इस पर कोई एक्शन शुरू हो गया तो फिर क्या करेंगे? फिर अगर उन सब लोगों को बुलाया गया और वहाँ पे बयान रिकॉर्ड हो गया तो फिर क्या होगा? तो या सर ये कुछ चीज़ें हैं, हम कह नहीं सकते, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे कुछ सख्त होता नज़र आ रहा है। यानी आप ये समझते हैं कि ये सख्ती जो है ये अपने बचाव के लिए है या अवाम के मुफाद के लिए? देखें, अवाम के मुफाद के लिए भी, अपने बचाव के लिए भी, दोनों चीज़ें होती हैं ना। अपना बचाव तभी होगा जब अवाम के मुफाद में आप कुछ करेंगे, जब कुछ सख्त एक्शन लेंगे, उसके बाद ही अपना होगा। देखें, एक तो इन्हें महंगाई पे कंट्रोल हर सूरत में करना पड़ेगा, 1 पॉइंट एजेंडा है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। दूसरा, उसके बाद इन्हें अगर एहतसाब करना है तो फिर इन्हें एहतसाब के लिए उन तमाम लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो इसमें मुलव्वस है। क्योंकि अब भी इस इलेक्शन में भी ये फैसला होता है, मैं फिर कह रहा हूँ खुफिया बेल्टिंग का फैसला होता है, तो फिर मुझे बताएं, अगर खुदा न खास्ता दोबारा यही काम हो जाता है जो पहले हुआ था, तो फिर उसमें हर उस शख्स को मुलव्वस समझा जाएगा जो पहले मुलव्वस था। मुझे बताएं, अगर एक रुकन असम्बली जो है, अगर किसी जगह 10 रुकन असम्बली अरकान जो हैं वो गैर हाजिर हो जाते हैं, तो फिर देखिए पंजाब में तो 43 वोट चाहिए ना, इसमें यहाँ पे मुश्किल है, इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसलिए पंजाब में आप ज़हन में रखें, ऐसा काम नहीं होगा। जहाँ पे कम वोट चाहिए, जहाँ पे थोड़े से काम चलता है, तो वहाँ पे ये सब कुछ होगा, जिसके लिए 2 सूबे बड़े फेवरेट हैं, KPK और बलोचिस्तान। सिंध में भी कम होता है? कम सिंध में भी होता है कम, लेकिन सिंध में मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने तो आपको बता दिया कि इत्तेहादियों की जो हुकूमती इत्तेहादियाँ कहाँ से कितने वोट जो हैं उनके राब्ते हो चुके हैं, और ये मेरे पास अगर इतला है तो जुम्मेदार सराय के पास भी होगी। साहब, आप क्या समझते हैं, ये सेनेट इलेक्शन तो हो जाएंगे, बल्दियाती इंतखाबात के लिए हुकूमत पंजाब कुछ इंटरेस्टेड दिखाई देती? देखिए, हुकूमत पंजाब उस वक्त तक, मैं आपको फिर बता दूं, बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाएगी जब तक इनको ये यकीन ना हो जाए कि ये बल्दियाती इलेक्शन में अवाम इनके साथ खड़ी है। अवाम किस तरह खड़ी होगी मुझे बता देना। महंगाई पे कंट्रोल करें तो अवाम खड़ी होगी, महंगाई पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो अवाम वोट नहीं देगी। ये कोई 3, 4, 5, 6 यूसी के वोट तो नहीं है, इलेक्शन तो नहीं है। यानी हम ये समझें कि 6 माह बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने वाले? मुझे नहीं होते नजर आ रहे जी। आज आप देखें ना, हल्का बंदियों पे उन्होंने कहा जी जब तक पंजाब हुकूमत अपना नया प्रोजेक्ट नया नहीं लाएगी, प्लान, हम हल्का बंदियाँ नहीं कर सकते। तो नया प्लान आएगा, हल्का बंदियाँ 5 दिन में हो जानी है, उस पर इतराज़ात होते हैं, इतराज़ात के बाद उसके बाद जाके सारा कुछ होता है, ये तो अभी बड़ा टाइम लगेगा। यानी बल्दियाती इंतखाबात अपनी परफॉर्मेंस बेहतर होने के बाद होंगे और इस सेनेट इंतखाबात के बाद कुछ बड़े पैमाने पर तब्दीलियां होने वाली हैं और 1 पॉइंट एजेंडा तश्कील दे दिया गया है कि महंगाई पर काबू पाना होगा तभी कुछ डिलीवर कर सकते हैं, वरना फिर घर को जाना होगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची का सद्देबाब क्या होगा? कराची के मसाइल का हल किस जमात के पास है? हर जमात कराची पे अपना हक तो जताती है, लेकिन कराची के मसाइल हल होते दिखाई नहीं देते। ऐलानात बहुत होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया जाता है, वो रकम कहां से आएगी ये कोई नहीं बताता। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर जो एजेंडा है वो तय दिया जाता है और उसके बाद कुछ चीजें आती हैं, लेकिन उसके आगे का प्रोसीजर कौन है वो कोई नहीं बताता। और साथ ही साथ अगर वहां पर कुछ डेवलपमेंट शुरू होने लगती है तो दूसरी पार्टी की जानिब से एतराजात सामने आने लगते हैं, वो एतराजात का जवाब कौन देगा ये भी कोई नहीं बताता। तो कराची का हल क्या निकलेगा और सेनेट इलेक्शन के बाद क्या कराची में कुछ बेहतरी आ सकती है, इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाक सरजमीन पार्टी की रहनुमा, उनकी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, आसिया इसहाक साहिबा ने। आसिया साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिया साहिबा, फिल वक्त सियासी मंजरनामे पे बात कर लेते हैं। इस वक्त अगर आप देखिए तो कराची हर जमात का है, पीटीआई का भी, पीपी का भी, एमक्यूएम भी हक जताती है। एमक्यूएम ने वहां पे बहुत अरसा हुक्मरानी भी की है, पीएसपी भी ये समझती है कि कराची को हुकूक मिलने चाहिए, लेकिन आज तक किसने दिए ये एक बड़ा सवाल है, कितने दिए ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या कराची बेहतर हो सकता है? हो सकता है तो किसकी जानिब से? देखिए, पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि कराची तो सभी का है, कराची सबको ओन करता है। कराची बिल्कुल एक माँ की तरह है जो अपनी गोद में, अपने पहलू में, अपने आंचल में सबको खुशियों के साथ समो लेता है। लेकिन अफसोस अलमिया ये है कि कराची की जो औलादें हैं जिनको कराची ओन करता है वो कराची को ओन नहीं करते, और यही कराची का अलमिया रहा है। कराची वो दूध देने वाली गाय है कि जिसका दूध तो सबको चाहिए, लेकिन उसको कोई चारा खिलाने को तैयार नहीं है, और वो जो चारा खिलाने को तैयार नहीं है तो उसका नतीजा ये निकल रहा है आज कि कराची दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होता हुआ आज आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर पे पहुंच गया है। और ये वाली बात करना कि सब अपने दावे करते हैं, कराची से सबको सीटें चाहिए, इलेक्शन में जीत चाहिए, जिसका आपने अभी अमली मुजाहरा देखा है ना इलेक्शन के अंदर कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीत गई, और जीत जाने से पहले जो उनके वादे वईद थे कि भाई हम कराची को बिल्कुल बदल के रख देंगे, सो मच सो कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने आसिया इसहाक साहब आगे चलते हैं। सिंध में बड़ा एक शोर मचा हुआ है कि 6 साल पुरानी को गंदम है वो निकाल के अब उसको उसकी सप्लाई की जाने लगी है, उसको दिया जाने लगा। क्या कोई ऐसा वाकया है, वाकई इसमें कोई हकीकत है? और 6 साल पुरानी गंदम के बाद तो बहुत बड़ा तूफान आएगा। ये खबर तो हमने भी पढ़ी है अजीम भाई के 6 साल पुरानी गंदम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो निकाल के और वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और मैं आपको बताऊं उसकी क्या ये खबर है या इसमें कोई हकीकत भी है? मैं अभी हमारे पास तो यही खबरें ही आ रही हैं, जो खबरें हैं वो यही है कि भाई 6 साल पुरानी गंदम है, क्योंकि अगर ये कोई खबर ठीक नहीं होती तो अब तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोई तरदीद आती, लेकिन अब तक कोई तरदीद नहीं आई है राना अजीम साहब, जो इस बात का सबूत है कि वाकई इस खबर के अंदर सच्चाई है और 6 साल पुरानी गंदम वो निकाल रहे हैं। और उस 6 साल की गंदम में, पुरानी गंदम में आधा कराची को सप्लाई होगा, आधा कश्मीर और इंटीरियर सिंध को सप्लाई होगा। वो सिंध जहां पर कुत्ते के काटने की वैक्सीन इस वक्त मौजूद नहीं है, वो सिंध जहां पर डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो सिंध जहां पर पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है, वो सिंध जहां पर तालीम नहीं है, उस सिंध के अंदर एक नया बहुत बड़ा एक अलमिया, इंसानी अलमिया जन्म लेने के दर पर है कि जब 6 साल की गंदम, वो पुरानी गंदम जो जानवरों के इस्तेमाल के भी नहीं है, वो आप जब इंसानों को खिलाएंगे तो क्या आप ये समझती हैं कि ये सिर्फ सियासी मुखालिफत की वजह से हुआ? जब वफाकी हुकूमत ने गंदम के इजरा के हवाले से मुतालिबा किया तब सिंध हुकूमत ने वो गंदम रिलीज नहीं की, और अब वक्त गुजरने के बाद पुरानी गंदम, अब इससे अंदाजा लगाइए कि अगर इतने साल पुरानी गंदम है तो कितने साल वफाकी हुकूमत की इस्तदा के बावजूद अवाम तक उनका हक नहीं पहुंचाया गया। मैं आपको यही बता रही हूँ ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सिंध के साथ वो सलूक किया है जो मफतूहा फौजें जो है वो पता करने वाले इलाकों के साथ नहीं करती हैं। यहाँ पर इन्होंने तिल तिल करके मार दिया है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि कराची में रहने वाला कोई उर्दू बोलने वाला या पठान या पंजाबी, इंटीरियर सिंध के सिंधी बोलने वाले जो है वो तबाहाल हैं।
वो आप उनकी हालात तो देखिए कि वो वहां नौकरियां नहीं है, वहां तालीम नहीं है, वहां सूरत हाल इतनी खराब है। तो जहां तक आप वफाक और सूबे सिंध की हुकूमतों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल वाज़े लफ्जों में आपको बता दूं कि दोनों सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, दोनों सिर्फ सियासी खेल खेल रहे हैं, दोनों का मतमा नजर सिर्फ ये है कि किस तरह मीडिया पर जो है वो एक दूसरे को रजील किया जाए। बाकी अवाम से ना पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को कोई सरोकार है, ना वफाक को कोई सेनेट इलेक्शन का शोर मचा हुआ है। हुकूमत चाहती है कि ये ओपन बैलेट हो और करप्शन और जो रिश्वत और जो बिकने का सिलसिला ये ख़त्म हो। आपकी जमात किस हक में है? देखिए राना साहब, हमारा पाक सरजमीन पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम जो कि इंतहाई बोसीदा हो गया है, वो अब मज़ीद नहीं मुतहम्मिल हो सकता कि उसको चलाया जा सके, और अगर इस पर मज़ीद चलाया गया तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को। हम सिर्फ ये बात नहीं कहते कि जी आप सेनेट के इलेक्शन के अंदर ओपन बैलेटिंग की बात करें, भाई आप रिफॉर्म्स लेकर आए, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म लेकर आए, सिर्फ सेनेट के इलेक्शन के अंदर क्यों रिफॉर्म्स लेकर आए, आप सब में लेकर आए। आप 2018 का इलेक्शन राना साहब हम भूल गए हैं कि 2018 के इलेक्शन के बाद क्या शोर मचा जो आज तक चल रहा है कि जी हमारा इलेक्शन चोरी हो गया। हम नहीं जानते कि किस तरीके से चोरी हो गया, लेकिन उसकी वजह बुनियादी यही है ना कि पिछली हुकूमतों ने भी और मौजूदा हुकूमतों ने भी रिफॉर्म्स नहीं किए, खुसूसन इलेक्ट्रल रिफॉर्म नहीं किए। ये भी जो हुकूमत है, डेफिनेटली इसकी टाइमिंग के ऊपर बात की जा सकती है कि भाई एन इलेक्शन से पहले सेनेट इलेक्शन के अंदर ओपन बैलेट का ख्याल क्यों आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है। मोस्ट प्रोबेबली शायद यही वजह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एमपीएस को इकट्ठा किया था, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जहाज चल रहे थे, तो अब उनको संभालना हो सकता है मुश्किल हो रहा हो। तो पॉइंट इज दैट कराची की सियासत में काफ़ी इन है। जैसे आज महफूज यार खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं और ये कहा कि शहला रजा साहिबा, निसार खोड़ो साहब बाकायदा तौर पे इन्वॉल्व रहे हैं और कॉल्स करके लोगों को ख़रीदने की कोशिश करती रहे हैं। तो क्या आप उनके इन मौक़िफ़ की तायीद करती हैं? ये तो महफूज यार साहब को जब कोर्ट बुलाएगी तो फिर महफूज यार साहब वहां पर अपना करें। डेफिनेटली देखें, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान के पिछले इलेक्शंस के अंदर, सेनेट के इलेक्शंस के अंदर जो है वो ओपन बैलेट ना होने की वजह से डेफिनेटली लोगों ने इधर से उधर किया है, पैसे का सिलसिला चला है। लेकिन मुझे आप ये बताइए ना कि जिस वीडियो को लेके सेनेट के इलेक्शन की बात हो रही है, उसके अंदर तो लेने वाले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, देने वाले भी तहरीक इंसाफ के, वीडियो बनाने वाले भी तहरीक इंसाफ के। ये ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक जो वीडियो रिलीज की गई उसका मतमा नजर सिर्फ ये था कि अदालत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर शायद असरअंदाज हुआ जाए। नहीं, ये जो सिंध में जो कहा गया कि एमकेएम के वोट बिके हैं, हम उसके हवाले से बताएं, क्या वाकई बिके हैं और क्या वाकई अब ये खेल शुरू है? सेनेट का इलेक्शन तो आ गया ना। देखिए, हम पहले दिन से मुस्तफा कमाल साहब एक साथ बात करते हैं, और वो ये कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तबाह खराबी करे और वो बगैर अल्लाह सामने आए हुए वो रह जाए। अगर महफूज यार खान साहब आज सामने आए हैं तो ये एक एक चीज़ आप मुझसे आज लिख कर रख लें राना साहब, एक एक बात खुलेगी, सिर्फ एमक्यूएम की नहीं खुलेगी, सबकी ही खुलेगी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो पीएमएलएन की हो, या तहरीक इंसाफ की हो, या कोई भी हो। इन्होंने अगर बेचे हैं तो डेफिनेटली बेचने वाले भी होंगे और बिकवाने वाले भी होंगे और डेफिनेटली खरीदने वाले तो हैं। ये बिल्कुल मैं बड़ी अजीब सी एक बात करूंगी, वो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जी खरीदने वाले और लेने वाले तो बुरे हैं, लेकिन जो बिकवा रहा है उसका कहीं पूरी कहानी में जिक्र क्यों नहीं है? यही सवाल है ना, जो पैसा दे के सेनेटर मुंतखब हो गया उस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। आसिया साहिबा, नहीं, जो पैसा देकर, देखें वो तो बुरा बन ही रहा है ना, कि जो सेनेट के अंदर पैसा देकर आ गया वो तो बुरा बन रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि जो इस पूरे सिस्टम को अरेंज कर रहा है, जो सहूलतकार जो है, एग्जैक्टली जो बेचने वाले को और खरीदने वाले को अरेंज कर रहा है, जो वीडियो बना रहा है, क्या आसिया साहबा, इस इलेक्शन में भी जो चंद दिन बाद होने वाला है, जो 3 मार्च को होगा, क्या इसमें भी आपको नजर आ रहा है कि इसी तरह नोट चलेंगे, इसी तरह वोट बिकेंगे?
देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता सकती हूँ जो एक तालिब इल्म की हैसियत से सियासत के, वो ये कि देखिए, आप ये रास्ता नहीं रोक सकते। आप जिनको पैसों से खरीद कर अपनी सियासी जमातों के अंदर भरते हैं, उनका दीन ईमान पैसा होता है, उनके लिए पार्टी की एफिलिएशन कोई मैटर नहीं करती। वो आज एक पार्टी में है, कल दूसरी पार्टी में होंगे और वो इसी तरीके से वोट बेचते रहेंगे। हाँ, बोली बढ़ जाएगी, ये आप आज मुझसे लिख लीजिएगा। जो बोली शायद पहले 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख के थी, अब वो तो बकौल शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो उन्होंने खुद कह दिया है कि 70 लाख तक गई। 70 करोड़ तक गई है जी, लाख नहीं, लाखों वाला काम खत्म हो गया। 70 करोड़ एग्जैक्टली, सॉरी, मैं 70 लाख लाखों में तो अब आप बल्दियाती उम्मीदवार खरीदेंगे ना कराची में। 70 करोड़, मैं 70 करोड़ की बात कर रही हूँ कि पहले 5-7 करोड़ की बात हो रही थी, अब 70 करोड़ की उन्होंने बात कर दी है। तो राणा साहब, बोली बढ़ जानी है, ऐसा बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होना कि जो है वो सब कुछ साफ रहेगा। ये तो जिस इस वक्त जो आप क्या समझती हैं, इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली से ही निज़ाम बेहतर हो सकता है? तो बल्दियाती इंतखाबात कहीं पे होते दिखाई नहीं दे रहे, तो पाक सरजमीन पार्टी का मौक़िफ़ क्या है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात ना होने की बड़ी वजह क्या है? देखिए, बड़ी वजह तो ये है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उनके पास इस वक्त 2 बड़े सूबे हैं, बल्कि 3 बड़े सूबे कह लें अगर कोलिशन के अंदर बलूचिस्तान को ले लिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। प्राइम मिनिस्टर आज ऐलान करवाएं कि जी पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर इलेक्शन है, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध से बात करें कि भाई देखो, हमने तीनों सूबों में करवा दिए हैं, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम यहाँ पर सिंध के अंदर करवाओ। लेकिन राना अजीम साहब, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इलेक्शन इस तरह से नहीं होते, इसलिए कि इनको पता है, तहरीक इंसाफ वालों को पता है कि इन्होंने जिस दिन बल्दियाती इंतखाबात कराए, इन्होंने पंजाब से भी फारिग हो जाना है और KPK से भी फारिग हो जाना है। तो ये वो रीजन है। और अभी इस्लामाबाद का जो इलेक्शन हुआ था बल्दियाती, अगर आपने उसको देखा, आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, सेनेट्स में तो आप हिस्सा नहीं ले रहे। हमारी तैयारियां चल रही हैं और हम बाकायदा यूसीस के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए राना साहब, मैं आपको एक बात पाक सरजमीन पार्टी के बारे में बता दूं। पाक सरजमीन पार्टी वो वाहिद पार्टी है, शायद दूसरी एक और पार्टी भी होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन पे काम करती है। पाकिस्तान में कोई और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम नहीं करती। चलें, आप बल्दियाती इलेक्शन में किसी से इत्तेहाद करने जा रहे हैं, MKM से या किसी और से? नहीं, ये सब कुछ बहुत कबलस वक्त है। हमारा एक एजेंडा है, हमारे 6 नुकात हैं। उन 6 नुकात के ऊपर जो हमारे साथ आके खड़ा होगा और आके हमारी सपोर्ट करेगा, डेफिनेटली। आपको नहीं लगता कि सोलो फ्लाइट मौजूदा हालात में नुकसानदेह है? अगर किसी ना किसी के साथ इत्तेहाद किया होता तो सेनेट में भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिल सकता था। आप इस सेनेट की बात कर रहे हैं, उस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि जहां लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। आप चाह रहे थे कि हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि भाई हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। आज तो जो इस सिस्टम का हिस्सा है, चाहे वो हुकूमत में बैठा है, चाहे वो अपोजिशन में बैठा हुआ है असेंबलीज के अंदर, आज अवाम उनको बद्दुआएं दे रही है। आप देखें ना राना साहब, आप माशाल्लाह लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि इस वक्त पंजाब के 6 लाख बच्चे जो हैं वो 1 साल के दरमियान में स्कूल से बाहर हो गए हैं। सिर्फ 19,000 बच्चा लाहौर से स्कूल से, सरकारी स्कूलों से बाहर हो गया है। क्या है? गुर्बत का लेवल इस हद तक आ गया है कि लोगों ने सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया है। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। यानी गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, इस पे सवाल होना चाहिए। अपनी डिलीवरेंस बेहतर करनी चाहिए, गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए, तभी इख्तियारात निचले सतह पर मुंतकिल हो सकता है। बहुत शुक्रिया साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मौलाना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।